हाँ तो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इस अध्याय के बारे में हमने जनरल इंट्रोडक्शन आपको बताया था, जैसे कि विज्ञान की परिभाषा, उसके बाद विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान के महत्व और द्रव्य की प्रकृति के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे इसी अध्याय का एक नया मैटर है, जिसका नाम है रासायनिक संयोग के नियम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम की यदि हम बात करें तो रासायनिक संयोग के नियम 5 प्रकार के होते हैं। पहला है द्रव्य संरक्षण का नियम। दूसरा निश्चित अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। चौथा है गे-लुसैक का नियम। और पांचवा है आवोगैद्रो का नियम। इस प्रकार से रासायनिक संयोग के 5 नियम होते हैं। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे द्रव्य संरक्षण के नियम की। ध्यान दें, ये जो द्रव्य संरक्षण का नियम है, इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने सन 1756 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्रा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने पदार्थों की मात्रा या फिर उत्पादों की मात्रा के बराबर होती है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन किया था लोमोनोसोव नामक वैज्ञानिक ने सन 1957 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। ध्यान रखना है कि इस नियम के अनुसार यदि हम इस नियम का सारांश देखें तो इस नियम में यह बताया गया है कि जो द्रव्य होता है, द्रव्य किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं या फिर किया जा सकता है। तो इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यदि हम उदाहरण लें जल का निर्माण, तो जब हम हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो जल का निर्माण होता है। अब यहाँ पर इस नियम की यदि हमको पुष्टि करना है तो दोनों तरफ अभिकारकों और उत्पादों तरफ जो तत्व हैं, इन तत्वों का द्रव्यमान अर्थात भार समान होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन 1 है। चूंकि तत्व कभी भी इस अवस्था में नहीं रहते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे O2, तो यहाँ पर कर देंगे 2H2। अब हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की
परमाणुओं की संख्या यहाँ पर 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2H2O। इस प्रकार से यह रासायनिक समीकरण अब संतुलित हो गया। अब हम बात करेंगे इस नियम की, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1। चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु हैं कितने, 4 हैं, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 4। उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे तो इक्वल में आ जाएगा 32। अब इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो यहाँ पर आएगा 36। तो ये हो गया कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान। अर्थात इस अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हुआ 36। अब यदि हम अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने उत्पाद या फिर पदार्थ के द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है 4, तो द्रव्यमान हो जाएगा हाइड्रोजन का 4, और ऑक्सीजन की संख्या 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 और 4 यदि हम जोड़ेंगे तो 36। इस प्रकार से चाहे हम अभिकारकों का द्रव्यमान देखें चाहे हम उत्पाद का द्रव्यमान देखें, दोनों का एक समान आता है। इस उदाहरण के द्वारा इस नियम की पुष्टि होती है कि द्रव्यमान को या फिर द्रव्य को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक प्रयोग भी इस नियम पर किया गया है जिसका नाम है लैंडोल्ट का प्रयोग। लैंडोल्ट का प्रयोग। एक लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस नियम की पुष्टि के लिए एक प्रयोग किया था। प्रयोग में क्या किया, एक एच के आकार की नली ली। एच के आकार की यदि हम नली की बात करें तो नली कुछ इस प्रकार से होगी। एच के आकार की हम नली बनानी है इस प्रकार से। इस प्रकार से एक एच के आकार की नली ली और नली के एक सिरे में एक अभिकारक और दूसरे सिरे में दूसरा अभिकारक मान के चलें। पहले सिरे में इस तरफ यदि हम देखें तो यहाँ पर हम ले सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट, जिसका सूत्र है AgNO3। यहाँ पर हम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लें और इस तरफ ले लें हम पोटेशियम क्लोराइड अर्थात KCl। तो जो लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, एक H के आकार की नली ली और इस H आकार की नली के इस तरफ पोटेशियम क्लोराइड का विलयन लिया और दूसरे तरफ सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया। फिर क्या किया, इस H आकार की नली को ऊपर से इस प्रकार से कॉर्क के द्वारा बंद कर दिया और फिर इस H के आकार की नली को 4-5 बार उलट पलट करके, नहीं, पहले जब दोनों अभिकारक लेते हैं तो इसका क्या करते हैं, पहले हम इसका भार ज्ञात करते हैं, अर्थात इसको पहले तौल करके देखा। उसके बाद में क्या किया, इसको जब उल्टा पलटा तो ये दोनों अभिकारक आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण नया उत्पाद बनाते हैं। जब अभिकारकों की क्रिया संपन्न हो जाती है उसके बाद जब पुनः इस H आकार की नली को तौला जाता है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की इस प्रयोग के द्वारा भी पुष्टि होती है। यदि हम इसको अभिक्रिया के द्वारा देखें तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड प्लस
सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। जब इन दोनों की क्रिया होगी तो सिल्वर क्लोराइड का विलयन बनेगा प्लस यहाँ पर नाइट्रेट ग्रुप और यहाँ पर ये पोटेशियम, तो पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होगा KNO3। इस प्रकार से अब यदि हम अभिकारकों और उत्पादों दोनों को देखें तो यहाँ पर पोटेशियम की मात्रा 1 है, यहाँ पर भी पोटेशियम की मात्रा 1 है। यहाँ पर 1 क्लोरीन है तो यहाँ पर 1 क्लोरीन, इस तरफ 1 सिल्वर, यहाँ भी 1 सिल्वर और 1 नाइट्रेट ग्रुप यहाँ है तो 1 नाइट्रेट ग्रुप यहाँ है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है। तो ये हो गया पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर द्रव्य संरक्षण का नियम। ध्यान रखना यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है ये द्रव्य लिखा है हमने। द्रव और द्रव्य में बहुत डिफरेंस होता है। जो द्रव्य होता है हमने पिछली कक्षा में बताया था, द्रव्य 3 अवस्था में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, जबकि द्रव एक द्रव्य का ही प्रकार है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। द्रव्य हम यौगिक को या फिर पदार्थ को बोलते हैं, जबकि द्रव एक अलग वर्ड होता है। तो ये हो गया पहला नियम, द्रव्य संरक्षण का नियम। उसके बाद में आता है निश्चित अनुपात का नियम। तो निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात के नियम में इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ लुई प्राउस्ट ने सन 1799 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भारानुसार एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। तो निश्चित अनुपात के नियम में सर जोसेफ लुई प्राउस्ट ने इस नियम की पुष्टि की थी। इन्होंने बताया कि जो रासायनिक यौगिक होते हैं, जैसे कि रासायनिक यौगिक हम यहाँ पर ले लें H2O जल, यह भी एक रासायनिक यौगिक है। यदि इन्होंने बताया था यदि कोई भी एक रासायनिक यौगिक है तो इसके अवयवी तत्वों, जो अवयवी तत्व होते हैं, अवयवी तत्व भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। निश्चित अनुपात से तात्पर्य है निश्चित अनुपात, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो 2:1, अर्थात हाइड्रोजन के 2 परमाणु और एक ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा। उसके बाद में इन्होंने कहा था कोई भी रासायनिक यौगिक है, चाहे वो किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, उस रासायनिक यौगिक में उपस्थित जो उसके अवयवी तत्व होंगे वो भारानुसार एक समान होंगे। तो अब हम यहाँ पर इसको भी उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। जैसे कि उदाहरण में अभी हमने बताया था जल ही ले लें। जल, यदि हम जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त करें और उसका स्ट्रक्चर देखें तो एक जैसा होगा, अर्थात उस जल में उपस्थित जो उसके अवयवी तत्व हैं वो एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होंगे। जैसे कि हम जल को नदी से प्राप्त कर सकते हैं, कुआं से प्राप्त कर सकते हैं, नहर से प्राप्त कर सकते हैं, तालाब से प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी स्रोत से प्राप्त करें। जो जल में उपस्थित जो अवयवी तत्व होते हैं वो एक समान अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे कि यदि नदी के जल का स्ट्रक्चर देखें तो H2O आएगा, कुआं का ये जल को भी देखेंगे तो H2O, H2O और H2O। ऐसा नहीं है कि नदी के जल में H2O2 हो जाए, नहीं होगा। यदि जल है तो जल का सूत्र होता है H2O। अब यदि हम इन सब में अवयवी तत्वों का अनुपात देखें तो 2:1 ही प्राप्त होगा, चाहे हम किसी भी स्रोत से प्राप्त जल को देखें। तो ये सेकंड नियम इसी प्रकार से है जो जोसेफ लुईस प्राउस्ट ने सन 1799 में प्रतिपादित किया था। उन्होंने यही बताया था कि जो रासायनिक तत्व होते हैं
उनके अवयवी कण एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। यहाँ पर जल के अलावा हम दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी विधि से प्राप्त करें, CO2, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को विभिन्न प्रकार की विधियों से यदि हम प्राप्त करें तो उसके जो अवयवी तत्व हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात रहेगा वो एक समान अनुपात रहेगा। जैसे कि कार्बन को वायु में यदि जला करके, तो कार्बन को यदि हम वायु में जलाएंगे तो कार्बन प्लस वायु में उपस्थित होती है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर O2 लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा ये CO2। अब यदि इसका हम अनुपात निकालें भारानुसार, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है 12, अनुपात ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 8, चूंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं तो आ जाएगा 16, तो यहाँ पर 12:16 का अनुपात प्राप्त होगा। या फिर हम इसको 6:8 के अनुपात में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला, वायु में जलाकर, अर्थात कार्बन को यदि हम वायु में जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्राप्त होगी उसका अनुपात होगा 12:16। यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, यहाँ पर आ जाएगी CO2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होगा CaO, ये है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यदि यहाँ पर हम अनुपात की बात करें तो यही अनुपात आएगा 12:16 या फिर 6:8। तो इस प्रकार से निश्चित अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। उसके बाद में आता है तीसरा नियम,